हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। माय नेम इज रोहित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है पी ब्लॉक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पी ब्लॉक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और हर साल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ के यहां से आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन की बात करते हैं तो डिलीटेड पोर्शन में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड्स में इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन का, वो आपका यहां पर रिमूव हो चुका है। देन इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सिर्फ स्ट्रक्चर वाला पार्ट रिमूव हुआ है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो एलोट्रोपिक जो फॉर्म्स होती है कि फास्फोरस के दूसरे और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, और इसके अलावा फास्फोरस के जो कंपाउंड्स है वो वाला पार्ट आपका यहां से रिमूव हो चुका है। इसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका रिमूव हुआ है और बाकी पार्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है इन टॉपिक्स को छोड़ते हुए, तो हमें पूरा कवर अप यहां पर करना है। तो सबसे पहले आइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। सबसे पहली बात करते हैं PH5 एंड BiCl3 डू नॉट एग्जिस्ट। यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल होती है मगर हाइड्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है। दूसरा BiCl3 जो होता है डू नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर BiCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, पी डी बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2। यस, यहां पर सल्फर में डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंटेड होती है, दैट्स वाई सल्फर में पी डी बॉन्ड बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं SeF4 एंड CCl4 हैव सेम शेप। यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि CH4 जो होता है वहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बनती है। जबकि अगर मैं SeF4 की बात करूं तो यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनती। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि सेलेनियम जो होता है वो 4 फास्फोरस के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ओके, और यहां पर Se के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। तो यहां पर SeF4 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल नहीं होती है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इसका जो शेप होता है वो C-सॉ शेप होता है। ओके, तो हमसे पूछा था कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइए चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। I3 हैज बेंट ज्योमेट्री। यस, I3 की क्या होती है बेटा? एक बेंट ज्योमेट्री होती है। तो यहां पर A, B और D ऑप्शन करेक्ट है और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? SeF4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, होप सो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ आयंस बोथ स्पीशी कंटेन SS बॉन्ड। यहां पर ऐसी कौन सी स्पीशी है, पेयर है, जहां पर SS बॉन्ड आपको मिल रहा है? तो यहां पर सबसे पहले कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं जो हमें दिए गए हैं। पहला कंपाउंड ये वाला दिया गया है, देन उसके बाद S2O3 2- दिया गया है, देन उसके बाद हमें S2O8 2- दिया गया है, और लास्ट में हमें S2O7 2- दिया गया है। आइए इनके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S4O6 2- के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर बनता है और यहां पर आपको दिख रहा है सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है S4O6 2-, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं S2O3 2- की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, राइट। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यहां पर सल्फर आएगा, ठीक है, यहां पर सल्फर आएगा। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए जरा।
यहां पर सल्फर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और यहां पर भी आपको दिख रहा है कि यहां पर भी सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, S2O8 2-। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां देखिए सल्फर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन है और 2- है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां पर सल्फर और सल्फर के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंटेड नहीं है। उसी तरीके से अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो तो इस स्ट्रक्चर में सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है और यहां पर भी सल्फर और सल्फर के बीच में कोई भी बॉन्ड क्रिएट नहीं है। तो आपको इन दोनों में सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules? Really this is the amazing questions, और यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि यहां पर एक ट्रिक भी है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होता है? साइज आपका इंक्रीज होता है। इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आयोडीन की क्या होगी? सबसे कम होगी, और फ्लोरीन की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, ड्यू टू देयर साइज। ठीक है, अब यहां पर जो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इस तरीके से देखें तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज होना चाहिए बड़ा, फिर क्लोरीन का होना चाहिए, और फिर किसका होना चाहिए? ब्रोमीन का, और फिर किसका होना चाहिए? आयोडीन का। मगर यहां पर एक एक्सेप्शनल केस जाता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, और इस वजह से यहां पर इसके पास लोन पेयर भी है, और इसलिए यहां पर क्या होता है? रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहां रिपल्जन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। करेक्ट ऑर्डर जो आएगा यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वो होगा Cl2 Br2, और फ्लोरीन हो जाता है थर्ड पोजीशन पे, और उसके बाद क्या आता है? आयोडीन आता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये वाला होगा। ये वाला ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स इन द फॉलोइंग? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप एसिड की बात करते हो तो एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? सबसे ज्यादा होगी। आप यहां पर चेक कर लो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो क्लोरीन के पास ध्यान से देखो, 1 + x + 4 - 2 = 0। यहां से x आपको निकल के आएगा +7, और ये क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए HClO4 जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको और ज्यादा डिटेल में भी आपको बता सकता हूं कि यहां पर -6 है, यहां +2 है, यानी सल्फर का +4 निकलेगा, मगर सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। यहां पर अगर आप बात करो O4 और H2 है, इसका मतलब यहां पर क्या निकलेगा? यहां पर +6 निकलेगा, मगर ऑलरेडी +7 आप ऊपर क्लोरीन को दे चुके हो, मैक्सिमम है। यहां पर अगर बात करो तो क्लोरीन का +5 निकलेगा, तो +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब एसिड्स में। ठीक है, इसीलिए हमारा जो आंसर आया है वो HClO4 आया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द 2 स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? आइसोस्ट्रक्चरल को अगर हम बात करें, इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहां पर सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो आप क्या करो, वो आप इस तरीके से निकालो। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे SO3 2- है और NO3- है। ठीक है, इनके ऊपर आप क्या कर लो,
इनके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, हाइब्रिडेशन निकाल लो इनका, सबका आप हाइब्रिडेशन निकालो। अगर जिसका भी हाइब्रिडेशन आपका सेम आएगा उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या होता है, एच बी हम यहां पर हाइब्रिडेशन को बोल रहे हैं। निकालने का तरीका होता है हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस का होता है कैटायन और प्लस का होता है एनायन। ये आपका पास फॉर्मूला होता है। अब आप ए ऑप्शन की तरफ चलो, आपके पास है SO3 2 माइनस, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकलेगी, 1/2 ब्रैकेट में सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोनोवैलेंट एटम यहां पर कोई भी नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्या कि 2 माइनस चार्ज है, एनायन है ये, तो यानी क्या होगा +2, यानी यहां से क्या निकलेगा 4। 6 + 2 कितना होता है 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 4। इसके बाद बात करो NO3 माइनस का, ठीक है। NO3 माइनस के लिए क्या करो, हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस है 1, यानी कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया 5 + 1 कितना आ गया 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3। ओके, नेक्स्ट बात करो, आइसो स्ट्रक्चर बोला है, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, आगे बढ़ो। दूसरा क्या है BF3, BF3 की अगर हम बात करें तो बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जरा, बोरोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का मतलब क्या होता है, देखो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। अब यहां पर बात करो 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, प्लस फ्लोरीन कितने हैं 3, ये मोनोवैलेंट एटम होता है बेटा फ्लोरीन, तो कितना आ गया यहां से आंसर आपका 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं NF3 की, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर फ्लोरीन 3 है, 5 + 3 कितना हो गया भाई 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, BrO3 माइनस एंड XeO3 माइनस। तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, BrO3 माइनस की, तो यहां पर 1/2 ब्रोमीन जो होता है वो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, प्लस का कितना होगा 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 4। और अगर मैं बात करूं XeO3 की, तो XeO3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में ऑक्सीजन, ये जो जेनॉन होता है ये क्या होती है, नोबल गैस होती है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी आपके पास मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि डिवाइड बाय 2 करा कितना आया 4। आप यहां से देखिए यहां पर भी 4 आया है और यहां पर भी क्या आया है 4। इसका मतलब क्या हो गया, BrO3 माइनस एंड XeO3 ये दोनों आपके क्या होंगे, सेम स्ट्रक्चर को शो करेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, ऑक्सीडाइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, HClO4 दे रखा है, HOCl दे रखा है। यहां पर अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। HOCl है, देन HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। मेरे को सीधा सीधा यहां पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहां पर जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे कम है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है तो आसानी से ये क्या हो सकता है, आसानी से ये आगे आगे क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे उससे आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले बात समझो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, देखो क्या क्या ऑप्शन है, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, उसके बाद HClO, HClO2, ये सब ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, यहां पर एक बार देखें, यहां पर क्लोरीन आपका +7 पे है,
यहां पर क्लोरीन क्या है, +7 पे है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो ये आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसलिए अगर मैं इन सब ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर ये जो पार्ट है HClO4, यहां पर क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसलिए ये हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये चीज आपकी ग्रुप नंबर 17 से आई है, जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं। और हैलोजेंस में बेसिकली क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। आपको बोला है सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। नीचे की तरफ जाते हो तो नीचे की तरफ जाने में रिड्यूसिंग पावर क्या होती है आपकी, इंक्रीज, यानी ऊपर की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब F2 जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि F2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीशीज। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ClO2 दे रखा है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका Cl2O दे रखा है, देन इसके बाद ClO2- आपको दे रखा है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं इनके कि क्लोरीन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन से, और ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन से। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 में से 4 इसने काम ले लिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। यानी इसके पास एक तो बचा है लोन पेयर और एक बचा है बेटा इसके पास फ्री रेडिकल। इसके पास क्या बचा है, एक सिंगल फ्री रेडिकल बचा है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि अगर मैं बात करूं लोन पेयर की तो सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है, फिर उसके बाद रिपल्जन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे सबसे कम जो रिपल्जन होगा वो आपका बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें लोन पेयर और फ्री रेडिकल है, इसका मतलब यहां पर जो रिपल्जन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर रिपल्जन मिनिमम होगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आगे बात करते हैं इसकी। यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कनेक्टेड है किससे, क्लोरीन से। ये देखिए इस तरीके से ये कनेक्टेड है। डन, कैसे कनेक्टेड है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए। अब यहां पर बात करेंगे ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। 2 लोन पेयर पड़े हुए तो अच्छा खासा यहां पर क्या होगा, रिपल्जन होगा, जबरदस्त यहां पर रिपल्जन होगा। आप लिख सकते हो रिपल्जन यहां पर क्या होगा, रिपल्जन यहां पर होगा मैक्सिमम रिपल्जन यहां पर होगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनाया। ठीक है, क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, कैसे, डबल बॉन्ड इसने बनाया है। ठीक है, तभी तो इसका ऑक्टेट क्या होगा पूरा। और इसके साथ इसने क्या करा है, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां पर है माइनस। अब यहां पर देखें तो क्लोरीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन काम पर लगा दिए, इसका मतलब 2 लोन पेयर इसके पास भी बचे हैं। ठीक है, अब 2 लोन पेयर यहां पर भी हैं और 2 लोन पेयर यहां पर भी हैं, तो यहां पर भी रिपल्जन क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। अब अगर जनरली आप बात करो तो भाई दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि दोनों तरफ लोन पेयर क्या है, सेम। मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता ड्यू टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। आपको पता होगा क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो रिपल्जन इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर हम बात करें कि ज्यादा रिपल्जन किसमें होगा, इसमें ज्यादा रिपल्जन होगा, इसमें कम रिपल्जन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो होगा वो इसका होगा, उसके बाद बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका होगा, और तीसरे नंबर पे बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका। पहले पे ये, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कुछ ऑप्शन है क्या। सबसे पहले ClO2 है, देन उसके बाद Cl2O है, और नेक्स्ट में क्या है, बी वाले में ClO2- है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा टर्म 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ चलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड इनमें से कौन से मेथड के थ्रू बनता है? देखो ये एनसीईआरटी का लाइन वाइज क्वेश्चन है और यहां से अगर आप बात करो तो इससे आपका क्या बनता है, SO3 आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो सबसे पहले CaSO4 की रिएक्शन जब आप कार्बन के साथ करोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले CaO जिसको क्विकलाइम बोला जाता है ये मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा और यहां पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, यानी कि इस केस में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। इस केस की अगर आप बात करो तो यहां पर आपको Fe2O3 मिलेगा और इसके बाद साथ साथ आपको यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर आपको मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर आपको इस रिएक्शन से मिलेगा। और अगर आप यहां पर बात करो तो यहां पर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, यहां पर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको तीसरे में सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए था, आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए था, वो कहां से मिला है आपको ऑप्शन नंबर बी से मिला है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है भाई, क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो हमने क्लोरीन की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। आगे क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, तो क्लोरीन कहां जाएगा, क्लोरीन कहां जाएगा भाई, क्लोरीन सबसे पहले क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, इसके साथ और क्या बनाएगा, NaO और क्या बनाएगा, Cl3 बनाएगा, सोडियम क्लोरेट आयन आपको बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बार चेक करो, इसके साथ साथ वाटर भी बनेगा बेटा, इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ वाटर भी आपका बनेगा। अब यहां पर देखो, अगर क्लोरीन की बात कर रहे हैं कि क्लोरीन अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो इनिशियली क्लोरीन 0 पर है। यह वाला कंपाउंड अगर आपका टूटेगा तो आपका Na+ बनेगा और क्या बनेगा, Cl-। इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर क्या होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका हो गया करेक्ट, रॉन्ग हो गया, और ए ऑप्शन भी आपका हो गया रॉन्ग। अब बचे हैं 2। अब यहां पर बात करें, क्लोरीन 0 से कहां जा रहा है, इस जगह आ रहा है, इस जगह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्लोरीन की कितनी निकल रही है, जल्दी बोलो, क्लोरीन की कितनी निकलेगी, जल्दी बोलो बेटा, क्लोरीन की कितनी निकलेगी। यहां पर देखो, क्लोरीन की निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्लोरीन की कैसे निकलेगी, +5, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, यानी कि इसका मतलब क्या है, +5, यानी कि 0 से लेकर -1 पे जाएगा और 0 से लेकर किस पे जाएगा, +5 पर जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन ऑर्डर। देखो इसमें डाइप्रोटिक कौन आसानी से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा, इसका सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है। एसिडिटी बोला है, यानी कि क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि कौन आसानी से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। यहां पर एक चीज समझो कि यहां पर सल्फर है, Se और Te, टेल्यूरियम, ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, और अगर ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है तो टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या होती है, इंक्रीज, और अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आसानी से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, लिबरेट कर देगा। अब आप यही चेक कर लो कहां हो रहा है, सबसे पहले सल्फर है देखो, उसके बाद Fe है, उसके बाद क्या है, Te, सल्फर Fe इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या आता है, ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NO2-। देखो सबसे पहले तो ONF एक अनस्टेबल कंपाउंड है, आपको ये बोला गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, तो डेफिनेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ONF और NO2- दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। मैं इसको कैलकुलेट करके ही बता देता हूं। ONF की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर रहे हो, तो 8 + 7 + 9,
ठीक है, इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इनका आंसर 9 16 हो गया, 16 और 8 कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। इसके बाद बात करते हैं NO2 माइनस की, ठीक है, यहां इसको कैलकुलेट करो, यहां पर 7 प्लस ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और -1 है यानी कि क्या हो गया बेटा +1। इनको कैलकुलेट करो, 7 प्लस 8 2 जा 16 और प्लस का कितना हो गया 1, ठीक है, तो अब कितना हो गया देखो 8 और 16 कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपको क्या बोला था, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो भाई पहला वाला तो क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन है। आओ दूसरी तरफ चलते हैं, OF2 इज एन ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स। भाई साहब यहां पर होगी है गड़बड़, गड़बड़ क्या हुई है, OF2 जो होता है वो ऑक्साइड्स, फ्लोराइड का ऑक्साइड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है, यानी कि वो क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स नहीं होता, वो फ्लोराइड्स ऑफ क्या होता है, ऑक्साइड्स होता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है ना, बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन क्या हो चुका है आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, Cl2O7 इज एन एनहाइड्रस ऑफ पर क्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, ये एनहाइड्रस ही होता है। और O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसीलिए आपका जो बी ऑप्शन है, OF2 इज एन ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड नहीं होता, वो फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्साइड्स होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन रिएक्ट विथ एन एक्सेस ऑफ अमोनिया, क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, यहां पर 8 होता है, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ आपने रिएक्शन करी है, तो क्या बनेगा, यहां पर आपको बनता है बेटा NH4Cl, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी, डायरेक्ट रिएक्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ में आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। दोबारा बोल रहा हूं, जब क्लोरीन की रिएक्शन आप कराओगे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजन गैस आपकी क्या होगी, रिमूव होगी। सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया था कि एनसीईआरटी से उठ के यहां से क्वेश्चन आते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना इजी ये चैप्टर है उतने ही अच्छे मार्क्स भी हमें देके जाएगा। पी ब्लॉक का अगर वेटेज की बात करते हो तो टोटल 10 मार्क्स का है बेटा, टोटल 35 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स का अकेला ये आ रहा है, तो इसका वेटेज अच्छा खासा है। आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो रेडॉक्स रिएक्शन को सेटिस्फाइड करता है। रेडॉक्स रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो और जहां पर रिडक्शन भी हो। ध्यान से देखो, अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करता हूं XeF4 की, इसकी रिएक्शन अगर मैं O2F2 के साथ कराता हूं तो यहां पर मुझे XeF6 मिल रहा है, इसके अलावा O2 मिल रहा है। एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, 0। अगर यहाँ XeF6 की बात कर रहे हो तो यहाँ -6 का होगा, तो यहाँ +6 का होगा। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो आपका -1 पे है, तो ऑक्सीजन 1 +1 पे होगा। Xe आपका देखो, ये अगर आपका -4 पे है तो ये आपका किस पे रहेगा, +4 पे रहेगा। अब आप एक बार चेक करो, Xe यहाँ +4 पे और कहाँ आ रहा है, +6 पे आ रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ध्यान से एक बार ऑक्सीजन को चेक करो तो ऑक्सीजन आपका +1 से कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। इसलिए हमें पहले ही रिएक्शन में पता चल गया कि कौन सी रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका मल्टीपल करेक्शन तो है ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी आपको सही दिखेगा इनिशियली उसी को आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे। टाइम खराब करने की कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद भी करना है। इन एडिशन टू द कंसंट्रेटेड H2SO4 टू अ क्लोराइड सॉल्ट, अगर मैं क्लोराइड सॉल्ट के अंदर H2SO4 को अगर ऐड कर दूं, एनसीईआरटी का है बेटा, कलरलेस एक फ्यूम्स निकलेगी। बट अगर मैं क्या करूं,
इसी चीज को H2SO4 को अगर आयोडाइड सॉल्ट में अगर मैं मिला दूं तो यहां पर क्या मिलेगी, मुझे एक वॉयलेट फ्लेम मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो HI है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, I2 में। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। HI जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, इसीलिए आपको पहले तो कलरलेस फ्यूम्स थी मगर ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको वॉयलेट कलर की फ्यूम्स मिलती है। इसका मतलब C जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशी? इनमें से कौन सी ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशी है? तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इनके देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन में CO3 2 माइनस है और दूसरे ऑप्शन में आपके पास NO3 माइनस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो यहां 6 आएगा प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और यहां पे -2 है तो यानी +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं। तो 6 प्लस 3 8 जा 24 प्लस कितना हो गया 2, यानी यहां से 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। यहां चेक करो, यहां पर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 इंटू कितना हो गया 8 और लास्ट में क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है। तो 7 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 1, यहां से आपको कितना मिल रहा है बेटा 24 और 7, यहां से भी आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो भाई इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी और दूसरा आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो ये है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, इसलिए आप बोल सकते हो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी तो है। अब एक बार चेक कर लेते हैं आइसो स्ट्रक्चरल है क्या। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए एक बार ऐसा करो, चेक कर लो हाइब्रिडेशन को। हाइब्रिडेशन देखो इसी का निकाल रहे हैं हम। हाइब्रिडेशन में सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं 4, प्लस यहां पर क्या है ये नहीं है, मोनोवैलेंट नहीं है, 2 माइनस है यानी प्लस का 2, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन 4 + 2 कितना है 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा 3। इधर बात करो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एक बार चेक कर लो क्या हो रहा है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, प्लस का कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 2 3। देखो इनका हाइब्रिडेशन भी क्या आ रहा है बेटा, इनका हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है। अगर हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा सेम, यानी कि आपने दोनों चीज निकाली है। आपने हाइब्रिडेशन निकाल के स्ट्रक्चर को भी सेम बता दिया और आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी भी बता दी। इसका मतलब ए जो होगा वो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वैसे ही एफिनिटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है। और सेम चीज आपकी आयोनेशन एनर्जी के ऊपर भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसको देनी पड़ेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी नो डाउट आपको HF को देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा फ्लोरीन का साइज क्या है कम है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अगर साइज स्मॉल है तो आपको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड इज गिवन बिलो। ये आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, डेटा कुछ दे रखा है, डेटा आप ध्यान से देखो। एक तो आपको NH3 ठीक है, ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, और इसके बाद BiH3 भी आता है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो आपको क्या बोला है? आपको बोला है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ आप कौन होगा। जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे नीचे होगा ऑप्शन में, देखो ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसकी तरफ तो हम पहली बात जाएंगे ही नहीं।
इसकी तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब आप बात कर रहे हो किसकी, अब आप बात कर रहे हो इन चारों की। देखो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे ज्यादा, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बोला क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, SbH3 की सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ होगा। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Concentrated, hot concentrated H2SO4 act as a moderately strong reducing agent. It oxidize both metal and non-metal. देखो H2SO4 जो होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या कर देता है, दोनों को क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द कंसंट्रेटेड H2SO4। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो तरह की गैसेस भी है दे, तो इनमें एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन की रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ करोगे, कौन से H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे तो ये दो तरह की गैस रिलीज करेगा। एक तो CO2 गैस रिलीज करेगा, एक SO2 गैस रिलीज करेगा और इसके साथ साथ ये वाटर भी बनाएगा। सिर्फ ये अकेला ऐसा एलिमेंट होगा जो दो गैसेस को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, एक CO2 और एक क्या होगा, SO2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज कार्बन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज, देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, H2S जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। एसिडिक क्यों बोला हमने, एसिडिक बोला जो आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। अब सल्फर का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, तो वो आसानी से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑक्सीजन जो होता है वो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी बात है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि सल्फर का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा। आप कैसे बोलते हो, ओ स्टाइल से टीपो, यही तो आप बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, ज्यादा है। उसके बाद बात करो, हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू HO। HO में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, साइज भी छोटी है। और यहां पर HS की साइज क्या है बेटा, बड़ी। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ डीज। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। सबसे पहले समझ लो ग्रुप नंबर 16 क्या होती है। ग्रुप नंबर 16 अभी बताया था, ओ स्टाइल से टीपो, ये आपका ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट होते हैं। अब अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है बेटा, साइज इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होती है तो इनको तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप बोलोगे जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, यहां चेक करो, ओ स्टाइल से टीपो, यानी कि बी ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम और टेल्यूरियम, इसका मतलब बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करते हो तो जो टिंडल बॉक्स है, कई बार पूछा गया बेटा क्वेश्चन कि जो टिंडल बॉक्स है उसका यूज क्या होता है। तो टिंडल बॉक्स बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि किस तरह के डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंटेड है, यानी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को टेस्ट करता है, क्या उस कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो डस्ट पार्टिकल्स हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग होता है तो ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या करता है, आगे बढ़ता है, वरना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहां पर अगर आप बात करो टिंडल बॉक्स का क्या यूज है, तो आप बोलोगे आप डस्ट पार्टिकल्स को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, टिंडल बॉक्स का यूज करते हो। आगे आ जाओ नेक्स्ट। फ्लोरीन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हेलोजन। देखो हेलोजन यानी ग्रुप नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, 17 की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर बोला गया है कि फ्लोरीन जो है वो बाकी एलिमेंट से
फ्लोरीन जो है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, दूसरा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है, इवनली पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद यहां पर डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते, बाकी सब में डी ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, सबसे लो होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, यहां पर ऑप्शन डी जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहां पर आप बोल सकते हो ऑल ऑफ दीज, तीनों ही ऑप्शन सही थे इसलिए हमने ऑल ऑफ दीज लगाया है। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई क्लोरीन रिएक्ट करेगा, देखो क्लोरीन Cl2 रिएक्ट करता है जब किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी NaOH के साथ, तो क्या बनाता है ये NaCl बनाता है और इसके साथ NaOCl बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है ये NaCl बनाता है और NaOCl बनाता है, इसके साथ वाटर को भी ये क्या करता है बेटा, फॉर्म करता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या बनाएगा, देखो यहां पर NaCl जो है वो तो एक तो Cl माइनस आयन बनाएगा, और अगर मैं यहां से बात करूं तो ये OCl माइनस आयन बनाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या क्या बना रहा है, एक तो क्लोरीन आयन बना रहा है और एक ClO माइनस आयन बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ O2। बेटा ये एक्सेप्शनल केस में है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप अगर टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह पे ये डिस्कस भी नहीं किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PTF6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो बनाता है कौन, जो बनता है Xe के रिप्लेसमेंट से। जनरली ये कंपाउंड क्या बनता है, Xe PTF6 माइनस, ये कंपाउंड आपका बनता है। ठीक है, अब जनरली क्या हुआ है कि Xe जो है वो रिप्लेस हो गया है किससे, O2 से ये रिप्लेस हो गया है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये तो आपकी क्या है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस तो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करती नहीं है, तो यहां पर Xe की जगह O2 कैसे आ गया, What is the reason behind this? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। ऑक्सीजन और जिनॉन दोनों की आयोनाइजेशन जो एंथैल्पीज है वो लगभग क्या होती है, सेम। अगर हम बात करें जिनॉन की आयोनेशन एंथैल्पी की, तो जिनॉन की आयोनेशन एंथैल्पी लगभग 1110 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो इसकी आयोनेशन एनर्जी 1180 किलो जूल पर मोल होती है। जनरली हम ये मानते नहीं थे, ये मानते थे कि ये कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं हो सकता, बट क्योंकि इनकी यानी O2 की और Xe की आयोनेशन एंथैल्पीज अप्रोक्सीमेट है, लगभग बराबर है, इसीलिए ये इस तरह के कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। और इसके बारे में जो जानकारी फर्स्ट दी थी, जो इंफॉर्मेशन दी थी, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्थलेट। इन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। आइए बात करते हैं, हीलियम इज प्रेफर टू बी यूज्ड इन बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज। यार हीलियम को प्रिफर किया जाता है, हीलियम को प्रिफर किया जाता है हमेशा किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, वो एक फ्लेमेबल गैस होती है, और हीलियम जो होती है वो क्या होती है, इनकम्बस्टिबल होती है, ये कभी बर्न नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, हीलियम, और वो क्या होगी, इनकम्बस्टिबल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ हैलोजन एसिड इज। अब हैलोजन एसिड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग द पावर, कौन आसानी से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब आपका साइज बढ़ेगा तो आसानी से आपका क्या होगा, आपका रिड्यूस होने की टेंडेंसी आसानी से बढ़ जाएगी। यानी क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, डन। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट देम। यानी इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो
दिए गए ऑप्शन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। पहला है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर में ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन I2। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात, ऑप्शन की बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड। देखिए, आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड का सीधा सीधा मतलब है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से आसानी से आप क्या कर सकते हो, उनके हैलाइड्स को फॉर्म कर सकते हो। यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हुए हैलाइड की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, अच्छी खासी हो जाती है। यहां पर लिखा हुआ है Mi greater than HMBr greater than MCl greater than NF। Yes, this is the correct option। मैंने अभी तुम्हें कहा था कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्योंकि साइज बढ़ता है तो हैलाइड बढ़ने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसका मतलब क्या है, आपको मैचअप करने हैं कि कौन सा ऑप्शन किसको बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हाइब्रिडेशन का एक क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हाइब्रिडेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ध्यान से देखें, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस का होगा पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद प्लस का होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमारे पास एक हाइब्रिडेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं XCF6 की। चलिए आइए इसके ऊपर निकालते हैं हाइब्रिडेशन। 1/2 ब्रैकेट में Xc जो है आपकी नोबल गैसेज है, और क्योंकि ये नोबल गैसेज है तो वैलेंस शेल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस देखिए फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम होता है, हाइड्रोजन जैसे एक मोनोवेलेंट एटम होता है वैसे फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट एटम होता है। यहां पर है 6, 8 + 6 कितने होते हैं, 14, और 14 डिवाइड बाय 2 कितने होते हैं बेटा, 14 डिवाइड बाय 2 होते हैं 7। ठीक है, 7 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, 7 का मतलब हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3d3। ओके, ऑप्शन में चेक करो कहां है, देखो ये रहा sp3d3। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यानी कि ए का ऑप्शन आपको मिल गया सर, कि ए का आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं XeO3 की। XeO3 की अगर बात करें हम, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं XeO3 की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हो आप, XeO3 में अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूं तो 1/2 ब्रैकेट में 8, यस और नो, 8 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता है। कितना आएगा, 4 का मतलब कितना हो गया, sp3। क्या हो गया बेटा, sp3 कहीं दे रखा है, ये रहा, यानी कि बी का ऑप्शन क्या आ गया भाई, बी का ऑप्शन आ गया हमारा 3। अब ऐसा चेक कर लो, देखो ए का ऑप्शन 1 आ रहा था, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो पूरी तरीके से आपका गलत हो गया। अब बचा ए और बी में बी का ऑप्शन क्या आ रहा है आपका 3। देखो बी का ऑप्शन 3 आ रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगली तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन वापस क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने के लिए लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भाई H2SO4 को मैचअप करना है, तो H2SO4 क्या होता है भैया, स्टोरेज ऑफ बैटरी में यूज किया जाता है, कार वगैरह में। CClNO2 ये क्या होता है बेटा, ये टीयर गैस होती है। देन उसके बाद Cl2 क्या होता है बेटा, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और उसके बाद सल्फर क्या होता है, सल्फर क्या होता है बेटा, एक चैल्कोजन होता है। अगर यहां से आप बात करो तो ए का जो आंसर है वो आपको क्या मिल रहा है, ए का आंसर आपको 4 मिल रहा है, बी का जो आंसर है वो बी का आंसर आपको 3 मिल रहा है, सी का आंसर आपको मिल रहा है 1, और डी का आंसर आपको मिल रहा है क्या, 2, यानी 4 3 1 2 4 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए अब बात करते हैं कुछ असर्शन रीजंस क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर आपको कुछ रीजंस दिए जाते हैं, कुछ असर्शंस दिए जाते हैं, और असर्शन के बेस पे आपको चेक करना होता है कि उसका रीजन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला असर्शन दिया गया है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8। देखो यहां पर क्या बोला है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप क्या बताओगे कि S8 जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो रोम्बिक में और एक क्या होता है, मोनोक्लिनिक में। जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। असर्शन जो है ना बेटा, वो असर्शन क्या होगा, असर्शन इज
करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। इसका रीजन चेक करो, रीजन क्या है? रीजन है ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म करता है, क्यों करता है? ड्यू टू स्मॉल साइज और स्मॉल बॉन्ड लेंथ। मगर पी पाई बॉन्डिंग जो होता है वो सल्फर में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां पर पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो फॉर्म होती है। इसका मतलब रीजन भी आपका क्या है बेटा? यहां पर रीजन भी आपका करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन आप लगाओगे ए, असर्शन करेक्ट, और रीजन भी क्या होगा? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NaCl रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं कि NaCl क्या करेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा? एक कलरलेस फ्यूम्स देगा विथ पंगेंट स्मेल। एक चीज ये इंपॉर्टेंट बात है, पंगेंट स्मेल कौन देता है? HCl देता है। यहां पर NaCl की रिएक्शन जब आप H2SO4, कौन से H2SO4? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको HCl मिलेगा। ठीक है, HCl गैस मिलेगी, और ये HCl गैस क्या होती है बेटा? कलरलेस। ये क्या होती है? कलरलेस गैस होती है जिसकी पंगेंट स्मेल होती है, पंगेंट स्मेल होती है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर यही HCl अगर MnO2 के साथ रिएक्ट करे, यही HCl अगर MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको MnCl2 मिलेगा। इसके साथ क्लोरीन गैस आपको यहां मिल जाएगी। क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। बिल्कुल, रिएक्शन हमने देख लिया है। असर्शन कहता है NaCl रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव कलरलेस फ्यूम्स, बिल्कुल सही बात है। कौन सी कलरलेस फ्यूम्स देगा? HCl गैस देगा। आगे, बट ऑन एडिंग MnO2, मगर इस HCl में अगर आप MnO2 को ऐड कर दे तो वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस देता है, जो कौन सी होती है? क्लोरीन गैस होती है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है भाई? MnO2 ऑक्सीडाइज HCl, बिल्कुल सही बात है। MnO2 क्या करता है? HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है तो क्लोरीन गैस में विच इज ग्रीनिश येलो, बिल्कुल सही बात है। आपने ये तो बोला है क्लोरीन गैस ही तो बनी है, ठीक है, और वो किस कलर की है? ग्रीनिश कलर की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पी ब्लॉक। होप सो दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। कीप सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।